हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे ट्रिब्यूनल्स और आयोग हैं जो कहीं ना कहीं जनता के हितों का काम करते हैं, लेकिन वो अभी पर्याप्त नहीं है, या फिर पर्याप्त होने के साथ साथ लंबे समय तक इन ट्रिब्यूनल्स या आयोगों के अंदर जो नियुक्तियां हैं, इनके अध्यक्षों की, इनके चेयरमैन की, ये लटकी पड़ी रहती हैं। क्योंकि अभी तक के शासन काल के दौरान, अभी तक की जितनी भी सरकारें आई थी, पिछली सरकारें, उन्होंने ट्रिब्यूनल्स के एक गठन को लेकर ऐसा कोई अभी तक प्राधिकरण बनाया नहीं हुआ था। पिछले दिनों संसद के अंदर मतलब मंगलवार को ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया गया और अलग अलग ट्रिब्यूनल्स के अध्यक्ष और मेंबर्स के सिलेक्शन के लिए आयोग गठित करने के प्रावधान को पूरी तरीके से मंजूरी मिल गई। लोकसभा से लेकर राज्यसभा में यह बिल पास हो गया। राज्यसभा में बिल पर चर्चा कर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से जवाब भी दिया गया और इसके बाद ध्वनि मत से इस बिल को पारित कर दिया गया। लेकिन इस पर सबसे ज्यादा, अगर आपको बताएं कि मतलब बिना सर पैर के अगर बातें करने वाले आम आदमी पार्टी यानी कि संजय सिंह राज्यसभा के अंदर क्या बोल रहे थे, इस बात का तो पता नहीं चला। लेकिन वो जो बोल रहे थे उस पर स्वाति मालीवाल ने ऐसा करारा जवाब दिया कि संजय सिंह शायद सन्न रह गए होंगे। हालांकि ऐसे बहुत सारे मौके आए जिनमें संजय सिंह बस बोलते हैं क्योंकि उन्हें बोलना है, क्योंकि वो विपक्ष में। अब एक टिकट ब्लैक करने वाले शख्स से एक लाउड स्पीकर गले में टांगने वाले मजदूरों के संगठनों में, गली मोहल्ले में चलने वाले जो वो हैं, उनमें करने वाले आदमी से और उम्मीद भी क्या करेंगे आप। तो ये काम आजकल संजय सिंह ऐसे ही करते हैं। पूरा मामला आपको बताते हैं, इस पर आप जरा गौर से देखिएगा। ये सुनवाते भी है राज्यसभा के अंदर संजय सिंह, और उनका उसका बुरी तरीके से जवाब देना स्वाति मालीवाल का, ये जरूर आप देखेगा। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अब हुआ क्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है ये बिल। उन्होंने कहा कि यह विधेयक प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र को बदलने का नहीं है, बल्कि इस प्रमुख मकसद पर अलग अलग न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाना, उनके लिए, और स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मापदंडों को एक रूप तय करना है इस बिल का काम। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेने वाले सदस्यों ने कहा कि इससे ट्रिब्यूनल का जो सिस्टम है उसको मजबूत करने में और देश की अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। कुछ सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रीय आयोग के गठन से न्यायाधिकरणों के गठन में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। प्रस्तावित आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर होगा और इसके एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होंगे। इनमें 2 न्यायिक और 2 तकनीकी सदस्य होंगे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस प्रस्तावित आयोग के अध्यक्ष पद के लिए पात्र होंगे। बिल के ड्राफ्ट के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने हाल में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि वे शक्तियों के पृथक्करण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांत के खिलाफ थे। उच्चतम न्यायालय ने ऐसे राष्ट्रीय सरकार से उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी निर्देश दिया था जो स्वतंत्र हो, जिसमें पेशेवर विशेषज्ञता हो और विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन एवं नियुक्ति के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था अपनाई जाए। इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद 2021 का अधिनियम निरस्त हो जाएगा। चर्चा के दौरान आप सांसद संजय सिंह ने जिस तरीके से कोर्ट में जजों की नियुक्ति में SC/ST में आने वाले जजों की नियुक्ति बहुत कम की जा रही है, इस पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम करता है और इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका केवल कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देना मात्र है। यह उन्होंने कहा।
लेकिन संजय सिंह अपनी बात को लगातार इस ढंग से रख रहे थे जैसे जो रिजर्व जो कैटेगरी के लोग हैं उन पर कितना जुल्म किया जा रहा है देश के अंदर। यही संजय सिंह का असली चरित्र भी है, हर बात में एक अलग ही चीजें निकालकर लोगों को या वहां पर बोलना, यही संजय सिंह का और यही आम आदमी पार्टी का चरित्र है। पर संजय सिंह ने इस पूरे मामले को कैसे घुमाया ये आप सुनिए, और फिर संजय सिंह को राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल ने कैसे हड़काया, कैसे फटकार लगाई, ये भी आपको सुनना चाहिए। सुनिए। मैं इस बिल के विरोध में अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हम लोग राजनीति में आए तो हम लोगों ने प्रख्यात समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को पढ़ा, जिन्होंने नारा दिया, सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पढ़ के आए, जिन्होंने नारा दिया, समाज के वंचित और शोषित व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए, नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। पिछले दिनों जब हम बात कर रहे थे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी दलित की है, कितने आदिवासी समाज से है, कितने पिछड़े वर्ग के लोगों की है, तो सरकार की ओर से उत्तर आया, मान्यवर आपके सामने उत्तर आया। देखिए, पिछड़े दलितों की बात होती है तो रोकना शुरू कर देते हैं, ये ठीक बात नहीं है। कोई नहीं रोक रहा आपको। तो सर, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के बारे में जब पूछा गया तो सरकार के मंत्री महोदय ने आपके सामने कहा कि इसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो कॉलेजियम तय करता है। लेकिन आज जब ये बिल मैं पढ़ रहा था, इस बिल के अंदर जिसमें आपने पूर्व जजेस को अधिकार दिया है, जिसमें आपने पूर्व टेक्निकल पर्संस को अधिकार दिया है, जिसमें आप तमाम 16-17 ट्रिब्यूनल्स बनाने के लिए जा रहे हैं, उसमें कितने आरक्षण आपने दलित वर्ग के लोगों को दिया, आदिवासी को दिया, पिछड़े को दिया, ये आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। मान्यवर एनसीएलटी जो सबसे बड़े विवादों में घिरा हुआ है, उसका अधिकार आप अपने पास रखना चाहते हैं। इस कमेटी को एनसीएलटी गठन करने का अधिकार नहीं है। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि वीडियोकॉन का हजारों करोड़ रुपए, 97% पैसा जो उसके ऊपर कर्ज था वो माफ कर दिया गया और मात्र 3% पैसा वसूला गया। 5,53,000 करोड़ रुपए में से मात्र 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ किया गया और बाकी पैसा वसूल किया गया। ये सारा खेल एनसीएलटी के माध्यम से हो रहा है, जिसमें हजारों लाखों करोड़ रुपए बड़े बड़े पूंजीपतियों का आप माफ करते हैं और उसके गठन का अधिकार आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं सरकार को, मैं सूची पढ़ रहा था मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के अब तक के जितने जजेज हुए उनमें से 10.5 करोड़ की आबादी वाले आदिवासी समाज के मात्र एक जज सुप्रीम कोर्ट में हुए। मान्यवर, एक जज हुए। और आप जब ये ट्रिब्यूनल्स बनाने जा रहे हैं बड़े बड़े पदों पे, आप जानते हैं आप क्या करने जा रहे हैं, आपको पता है, आपको मालूम है। देखिए, जब भी पिछड़ों दलितों की बात होगी चेहरे लगेंगे। अरे आप लोग वो लोग हैं, नहीं बोल रहा, आप वो लोग हैं जिन्होंने मंदिर के उद्घाटन में मानव, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूं। ये तो सब्जेक्ट पर ही बोल, ये तो फैक्ट है ना सर, ये तो एक फैक्ट है कि आज तक सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ एक जज आदिवासी समाज से हुए हैं। इस जज को आप नकार कैसे सकते, इस फैक्ट को आप नकार कैसे सकते हैं? खत्म करो सर, 30 सेकंड और, थैंक यू सर, 30 सेकंड और, बोलिए 30 सेकंड। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना सरकार से कहना चाहता हूं, जब आप ये ट्रिब्यूनल्स का गठन करने के लिए जा रहे हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन आप कीजिए। सारे के सारे ट्रिब्यूनल्स में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण दीजिए। हम इसके विरोध में हैं जब तक आप ऐसा नहीं करते। यस, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर संजय सिंह जी ने जो कहा बात, Reform Bill 2026. Sir, at first glance, this bill may look technical. It speaks about tribunals, appointments, commissions, service conditions, data grids and procedures. But in reality, this bill is about something very basic. It is about the common citizens' wait for justice. सर, ये बिल सिर्फ ट्राइब्यूनल्स का बिल नहीं है, ये बिल जनता के भरोसे का बिल है।
For a retired soldier, the Armed Forces Tribunal is not an institution on paper. It is where he goes when his pension and disability benefit or service matter is stuck. So for a government employee, the Central Administrative Tribunal is not just a legal forum, बल्कि वो उसकी आखिरी उम्मीद का दरवाजा है, क्योंकि जब उसकी प्रमोशन रुकती है या ट्रांसफर में अन्याय होता है, वो तो असर सिर्फ उसकी नौकरी पर नहीं, उसके पूरे परिवार की जिंदगी पर पड़ता है. So for a family living in a polluted area, the NGT is often their hope for clean air, water, and basic dignity. For a consumer or home buyer, delay in justice means increased EMI, rent, legal fees, and mental harassment. सर, एक छोटा व्यापारी या MSME ओनर बहुत बड़े मार्जिन्स पर काम नहीं करता. उसका पैसा अगर किसी डिपार्टमेंट, कॉन्ट्रैक्टर, बायर या लीगल डिस्प्यूट में फंस जाए तो उसका पूरा व्यापार चौपट हो सकता है. एक बड़ी कंपनी के लिए 10 या 20 लाख रुपए का डिलेड पेमेंट सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री हो सकता है, लेकिन एक छोटे बिजनेसमैन के लिए वही पैसा उसकी वर्कर्स की सैलरी, दुकान का रेंट, बैंक की EMI और अगला रॉ मटेरियल होता है. सर, आज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ही लगभग 30,600 केसेस आर पेंडिंग, जिनमें से 10,000 केसेस एडमिशन स्टेज पर ही अटके हुए हैं. सर, इस वजह से 10 लाख करोड़ से ज्यादा के डिस्ट्रेस्ड एसेट्स रेजोल्यूशन प्रोसेस में लॉक्ड पड़े हैं. जब बड़े केसेस सर इतनी देर से अटके रहते हैं तो उसका सीधा असर छोटे सप्लायर्स, MSME ओनर्स और उनके वर्कर्स पर पड़ता है. दैट इज व्हाई रिफॉर्म्स इन tribunals are very important. So for citizens and small businesses, tribunals are not merely buildings. So they are hope. And when there are vacancies, delays, and lack of accountability, that hope slowly turns into frustration. Sir, I have seen pain very closely during my work in the Delhi Commission for Women. Of the 1,74,000 cases that we handled in that commission in 8 years, sir, I remember one distinctly. वेस्ट बंगाल की एक लड़की को किडनैप करके दिल्ली के जीबी रोड में बेच दिया गया. जब उस लड़की के भाई को पता चला तो वो कस्टमर बनकर वहां पे जीबी रोड में गया और उसने जैसे ही अपनी बहन को देखा वो फूट फूट के रोने लगा. सर, वो हमारे पास आया और दिल्ली पुलिस की मदद से हमने लड़की को रेस्क्यू किया. सर, इसलिए कमीशंस और ट्राइब्यूनल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सर इसीलिए उनके सिलेक्शन और उनकी स्टाफिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सर, they should not be toothless tigers, but be so powerful that they give swift justice and hope to millions. That's exactly what the Tribunals Reform Bill 2026 hopes to achieve for tribunals. So this bill creates a National Tribunals Commission to oversee the selection process for chairpersons and members, review the performance of tribunals, oversee inquiries into complaints, and maintain a national tribunals data grid. So in simple words, this bill brings structure where there is scattered functioning, transparency where there is opacity, and accountability where citizens feel helpless. So one of the biggest problems in tribunals has been vacancies. A vacant post does not look very dramatic in government files. But sir, on the ground, every vacancy means hundreds of cases delayed. So this bill creates a more organized selection through search cum selection committees, bringing judicial members, technical experts, and institutional oversight into appointments with framework for recommendations and appointments to move in a very time-bound manner. That means fewer vacancies, faster functioning, and better justice delivery. So the National Tribunal Data Grid is also a very, very important reform because what gets measured gets improved. How many cases are pending? Where are the vacancies? Which tribunals are moving slowly? So without data, reform is merely guesswork. And with data, reforms becomes targeted action.
Another very important point in the bill, which it addresses successfully, is autonomy and independence. The National Tribunals Commission will be headed by a former judge of the Honorable Supreme Court or a Chief Justice of the Honorable High Court, along with judicial and technical members. Because tribunals must be fast, but they also must be fair. Speed without fairness is dangerous. Fairness without speed becomes completely meaningless. So this bill tries to bring both of them together. So institutional reforms do not always make loud headlines. They do not trend for a week, but these are the reforms that quietly change lives. And that's exactly what my government does. Quietly but steadily, we are moving towards Viksit Bharat. So when a soldier's pension matter is heard faster, that is nation building. When a widow gets her rightful relief without running from post to pillar, so that is nation building. When an MSME owner can pay salaries on time because his dispute has got resolved, and I would like to say because her dispute has got resolved quickly, so that is doing ease of business. When a citizen feels that the system is listening, so that is democracy becoming stronger. Under the able leadership of my Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the focus of the governance has been extremely clear. Systems लोगों के लिए काम करने चाहिए. From technology and digital public infrastructure to ease of doing business and justice delivery reforms, the effort of my government is clear. We are making institutions more efficient, transparent, and citizen-centric. So this bill is part of that larger vision. सर, लोग जस्टिस के बारे में बहुत बड़े बड़े शब्दों में बात करते हैं, लेकिन आम इंसान के लिए जस्टिस सर बहुत सिंपल होता है. मेरी सुनवाई हो, समय पर हो और ईमानदारी से हो. और सर ये बिल वही कर रहा है. सर, आई वुड लाइक टू सजेस्ट वन रिफॉर्म. सर, हमारे कई महत्वपूर्ण ट्राइब्यूनल्स हैं, जैसे सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी. सर, ये मुख्य रूप से दिल्ली या मुंबई में ही बैठते हैं, जबकि उनके पास जो केसेस आते हैं वो देश भर से आते हैं. सर, नॉर्थ ईस्ट से, आंध्रा से, किसी गांव में अगर कोई व्यक्ति रह रहा है और उसको अपनी सुनवाई करानी है तो उसे देश के दूसरे छोर से यहाँ आना पड़ता है. सर, हमारे अपने ट्राइब्यूनल सिस्टम्स ने दिखाया है कि डिसेंट्रलाइजेशन संभव है, और इसीलिए सर मेरा सुझाव है, जो मुझे पता है कि नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन के द्वारा ये होने की भी कोशिश हो रही होगी. सुझाव ये है कि सर ये नेशनल ट्राइब्यूनल्स कमीशन को जिम्मेदारी दी जाए कि वो समय समय पर सर ये एनालिसिस भी करे कि किन ट्राइब्यूनल्स में रीजनल बेंचेस की जरूरत है और उसकी रिपोर्ट भी रखी जाए और उसके ऊपर भी सर काम हो. क्योंकि सर न्याय सिर्फ निष्पक्ष और तेज ही नहीं, न्याय ऐसा होना चाहिए जो हर इंसान तक पहुंच सके. सर, द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 is not just about tribunals. It is about the trust that the aam aurat and the aam aadmi has in the system. And sir, when citizens trust institutions, democracy becomes stronger. So I must also express my deep pain at the constant ruckus that is being created inside the parliament by the opposition members. Speak on the subject. Speak on the subject. I'm just coming to I'm just making a point here, sir. So how can they walk out in such an important debate? Have they not read the bill? Don't they want to give constructive suggestions? Isn't that their duty? Why are they dancing here? Why are they sloganeering here? Please, why are they speak on the creating a ruckus here? Why are they yelling? Why don't they stick to the point, and why don't they read, and why don't they be present in such important debates, sir? I think it's very, very disappointing, sir. Sir, I strongly support the bill, and I congratulate the Honorable Law Minister and Honorable Prime Minister for bringing a reform that is practical, necessary. आपने सुना होगा, आज आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है वो केवल इस बात के लिए जाना जा रहा है, इस बात के लिए देखा जा रहा है कि काम कोई भी हो उसमें सब में अड़ंगा लगाना मतलब आम आदमी पार्टी. अब आप समझिए, कोई सड़क बने, कोई हाईवे बने, कोई एयरपोर्ट बने, कोई रेलवे स्टेशन बने, कोई नई ट्रेन शुरू हो, कोई नई बस लाई जाए, कोई नई टेक्निक लाई जाए, उन सब पर आज आम आदमी पार्टी कैसे हल्ला मचाती है, कैसे
शोर मचाती है, यही आज आम आदमी पार्टी का चरित्र है। इसीलिए लोगों ने आम आदमी पार्टी को नकार दिया है। तो आप समझिए कि हमारे देश में आंदोलन या हंगामे की आड़ में कैसे कैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को किल करने की कोशिश की जा रही है, उसको धार्मिक, उसको जातिवाद का रूप देने की कोशिश की जा रही है। यही आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का असली चरित्र है, जो आपने अभी देखा और सुना होगा। बहरहाल, अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,